अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इसमें आज हम जा रहे हैं करने जब न्यू बुक जो हमारे पास 9th क्लास की है। ठीक है, न्यू बुक क्लास 9th, इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसका हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, इसमें मैंने इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें मैंने 1.1 से पहले जितना भी कॉन्सेप्चुअल वर्कआउट है वो सारा उसमें डिफाइन किया हुआ है। तो उसको आप चेक करेंगे तो इससे अगली एक्सरसाइज को करना आपके लिए ज़रा ज़्यादा, ये जो 1.1 है ये आसान हो जाएगा। तो लेकिन इसमें भी जो चीज़ें मैंने उसमें बता दी हैं मैं इसमें ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि अगर कोई बंदा 1.1 एक्सरसाइज ही सिर्फ इसमें देखे तो उसको भी चीज़ें समझ आ जाए। लेकिन कुछ कोई अगर कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहता है तो मैंने उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से वो डिफाइन कर दी हैं चीज़ें। हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं दोज नंबर दोज नंबर्स विच कैन रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म, जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, क्यू, इसको हम कह सकते हैं पी ओवर क्यू। और हमारे पास जो पी और क्यू है ये बिलोंग करेगा, पी और जो क्यू है ये बिलोंग करेगा इंटीजर के साथ, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको इसके बाद बताता हूँ जिससे ये रैशनल आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। इसको पहले भी मैंने इलेबोरेट किया है, इससे पहले वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से। आप वहाँ से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, वहाँ ज़्यादा आपको जो है ना क्लियर चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन नॉट रिटर्न इन फ्रैक्शन फॉर्म, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसको अगर आप देखें तो इसमें लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक नंबर है, इसमें फिर कुछ टाइप्स आ जाती हैं कि कौन से नंबर रैशनल है, इर्रेशनल है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। अच्छा, टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं? टर्मिनेटिंग है ये रैशनल नंबर ही, इसलिए रैशनल नंबर वाली साइड पे इसको लिखूंगा। ठीक है, तो इसको आपने ये याद ज़हन में रखना है। टर्मिनेटिंग का लफ्ज़ क्या कहता है? टर्मिनेटिंग क्या होता है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल 1/4, ये एक रैशनल नंबर है और इसका आंसर आता है 0.25। लेकिन अगर आप देखें कि इसमें दो डिजिट के बाद, ठीक है, दो डिजिट के बाद हमें प्रॉपर आंसर मिल रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, उसका हमें प्रॉपर आंसर 1/4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है। तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर भी है और टर्मिनेटिंग है, यानी रैशनल भी है या और ख़त्म हो रहा है दो डिवीजन के बाद, तो हम कहेंगे जी ये टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास इसमें इसकी अगर एग्जांपल देखें 8/25 है, ये बुक पे लिखी हुई है सारी एग्जांपल, वही सिर्फ मैं अलग-अलग आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर आ रहा है 0.32। ये क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, इसमें आप अगर 8/25 को डिवाइड करते हैं तो 0.32 पे ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास टर्मिनेटिंग की आपको समझ आ गई। हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? दीज आर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर।
एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, वो कौन से होते हैं? होते ये भी रैशनल नंबर ही है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये भी रैशनल नंबर ही है। अच्छा, इसमें क्या आ जाता है? इसमें अगर हम देखें तो लेट्स सपोज अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1/3 को, तो इसका आंसर आता है 0.3333। सो ऑन ये चलता जा रहा है, यानी ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। अगर कोई नंबर हमारे पास इनफाइनाइट टाइम रिपीटेड हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे अगर हम करें 1/6 तो इसमें आ जाता है 0.166666 ऑन, तो इसको हम लिख सकते हैं जी 0.16 रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग पैटर्न शो कर रहा है। फिर हम अगर 22/7 करें तो ये आता है 3.142857। ठीक है, फिर 142857। ठीक है, इसमें हम इसको लिख सकते हैं 3.142857। इसका जो रिपीटिंग पैटर्न हमारे पास बन रहा है 142857 का, ये एक रिपीटिंग पैटर्न इसमें शो हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, लेकिन इनमें रेपिटेशन आ रही है, एक स्पेसिफिक नंबर जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिकरिंग नंबर होते हैं ये भी सारे रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, इसमें आपको इससे जो है ना वो सारी चीज़ों की जो क्लियरली समझ आ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, तो मैंने आपको बताया ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? अब अगर हम इसमें देखें एग्जांपल के तौर पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं पाई, जिसकी वैल्यू आती है 3.142857, और ये सोन ये चलती रहती है। अब अगर हम देखते हैं कि पाई की वैल्यू हमारे पास ये है, इसमें अगर आप देखें तो कोई भी रिपीटिंग पैटर्न शो नहीं हो रहा, कोई भी नंबर जो एक मतलब एक एक दो तीन चार नंबर के बाद यानी डिवीजन में टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, वो चलता ही जा रहा है अगर आप देख रहे हैं डेसिमल नंबर के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना पाई इज एन इरेशनल नंबर। अगर हम ई देखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 पॉइंट, ये सारी वैल्यूज इधर लिखी हुई है, ये वैसे कैलकुलेटर से भी निकल जाती है, 7182 और 81। ये भी हमारे पास देखें तो इसमें कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा। ठीक है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये कौन से नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इसमें अंडर रूट 2 आ जाता है। अंडर रूट 2 कितना है? 1.414213 सोन, ये एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सारे अगर आप इनकी वैल्यूज निकाल के चेक करेंगे तो ये सारे हमारे पास आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, इससे आपको इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी ने इससे कुछ ज़्यादा अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन इसका चेक करना है, देखना है, तो वो आप जो है ना इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो टोटल है ही सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर, जो 1.1 का जो ना पूरा उसके अंदर कंसेप्ट बताया गया। अब हम चलते हैं अपने पहले से क्वेश्चन की तरफ, जो कि उन्होंने पूछा हुआ है कि आप बताएं ये जो नंबर्स गिवन है इनके अंदर हमें बताएं कि इसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर हम उसकी तरफ चलें तो उसमें हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसका यूज करेंगे हम 1, और वो यूज हमारे पास क्या है? वो है जी 2.353535, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम ये करते हैं 2.3535 और 35। ठीक है, इसमें अगर आप देखें पहली चीज़, तो इसमें हम अगर सबसे पहले देखते हैं तो इसमें हम सोल्यूशन की तरफ चलें, तो इसमें आप देखें कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये कौन सा है? ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और दूसरा ये आपके पास एक रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग और जो है ना रिकरिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें
जो आपके पास आ रहा है तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये रिकरिंग डेसिमल है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि ये 2.353535, इसके बाद सोन वह की वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि अगर यहाँ पे सोन आ जाता, ठीक है, तो इसमें हम इसको कह सकते थे, यहाँ ये एक डिफरेंट जो नंबर्स के की रेपिटेशन शो कर रहा होता, यानी पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जैसे पाई या ई में आता, तो हम इसको कहना था कि ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कह देंगे ये हमारे पास है जी रैशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सवाल आ जाता है वो है जी 0.6, इसके ऊपर बार है, इसको हम लिख सकते हैं 0.6666 ओन। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है, और ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखें तो 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये रिकरिंग है और चलता जा रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है, और ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर इसी का 3 की तरफ अगर हम चलते हैं, तो वो है जी 2.2367, हाँ ठीक है। अब ये देखें, ये एक तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग है, यानी इसमें ना तो ये खत्म हो रहा है और ना कोई इसमें रेपिटेशन शो हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, डेसिमल नंबर, ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास है जी इर्रेशनल नंबर। इसके बाद हम अपनी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो वो चेक कर लेते हैं, तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। अच्छा जी, अंडर रूट 7 अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 2.64 और ये चलता रहता है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, और ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ई जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी जो वैल्यू है जी 2.71, इसमें 2.718281 सो ऑन, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन जो है ना वो रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये भी हमारे पास क्या है जी एक इर्रेशनल नंबर। ये हमने इर्रेशनल नंबर की जब एग्जांपल देखी थी तब भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अगर हम चलें, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है वी आई, तो ये है जी पाई, पाई की वैल्यू होती है 1.1.1.41 1.4132, इतनी कितनी चेक कर लेते हैं, इतनी ऑलमोस्ट आती है 1.41, हाँ जी 4213, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, और ये भी हमारे पास इर्रेशनल है, ठीक है। अगर मैं ये सारे वर्ड्स लिखूंगा तो इसमें आपकी वीडियो की लेंथ से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ये वैसे ही चीज़ें जो है ना समझ आ जाएंगी, कि ये कौन सा कि ये पहली क्लास जिसमें इन्होंने इसके मतलब रैशनल रैशनल नंबर को बताया, पहले भी ये हम पढ़ते ही रहते हैं तो ये हमें अंदाज़ा होता है, लेकिन फिर भी ये है कि चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास 5 + √11 है, इसमें हम कह सकते हैं कि 5 क्या है, 5 इज़ रैशनल, रैशनल, और अंडर रूट जो 11 है इज़ इर्रेशनल, ठीक है। इसको आप चेक चेक भी कर सकते हैं,
तो हम ये कह सकते हैं हमने अब 5 रैशनल है और अंडर रूट 11 इरेशनल है, और हमें ये पता है कि जो सम होता है सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, अगर हम रैशनल को इरेशनल में जमा करें तो हमारे पास क्या आता है, इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास ये भी जो है ये एक इरेशनल नंबर है। मैं इधर इसको लिख देता हूँ, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखना इसको, मैं ये सारा शो कर देता हूँ, इससे आपको ज़रा कोई चीज़ चेक करने वाली तो आप इसमें देख सकते हैं दोबारा। इसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट, तो वो हमारे पास क्या है जी, अंडर रूट वी 2 3, ये वाला सवाल है जी, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11। ठीक है, इसमें हम कहते हैं, इसमें हम देखते हैं जी हमारे पास जो अंडर रूट 3 है ये भी इरेशनल है, और अंडर रूट 11 जो है, अंडर रूट 11 इज आल्सो इरेशनल। ठीक है, और हमें ये पता है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अगेन इरेशनल। तो हम ये क्या कहेंगे कि ये हमारे पास आ जाता है इरेशनल नंबर। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11, ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है आई एक्स, ये क्या है, 15/4। ठीक है, इसको अगर हम 15/4 को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर देख लेते हैं कितना आता है। हम करते हैं जी 15 को डिवाइड करते हैं 4 के ऊपर, ये हमारे पास आ जाता है 3.75। अब ये देखें, ये हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रही है, ये हमारे पास जो है 3.75, ये टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, इसके बाद टर्मिनेटिंग, और इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास रैशनल नंबर है, और ये हमें प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रही है, तो एक तो ये टर्मिनेटिंग है और दूसरा ये रैशनल नंबर है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, हमारा आखिरी जो इसका जुज है वो क्या है, वो है जी 2 माइनस अंडर रूट 2, ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे का। ठीक है, कॉन्जुगेट है क्योंकि इसमें हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 2 है, तो इसको ये मल्टीप्लाई और अपने कॉन्जुगेट के साथ 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक हालांकि ये अंडर रूट 2 इरेशनल है, लेकिन जब हम दो कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, हमें पता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये वाला फार्मूला अगर हम इधर इस्तेमाल करते हैं तो ये आप देखें कि 2 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर, ये इससे कैंसिल, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2। सो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या, जो कॉन्जुगेट है एक दूसरे का, और कॉन्जुगेट का जो जो की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर आती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि आपने हमें अंडर कुछ इसमें उन्होंने रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, रैशनल इरेशनल नंबर, इनको आपने एक नंबर लाइन के ऊपर यानी ड्रा करना है। नंबर लाइन को हम खुद ड्रा करते हैं, मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती, वो हम खुद ही अपनी मर्जी से उसकी लेंथ को डिफाइन करके उनके कुछ जो यूनिट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4, तो वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का हम करते हैं जी जूज नंबर 1। इसमें एक एग्जांपल भी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो मैंने पहले तो वैसे कर दी थी लेकिन अभी आज दोबारा फिर करवा दूंगा। अभी अंडर रूट 2 है, इसको आपने ड्रा करना है। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट करें द फॉलोइंग नंबर ऑफ नंबर लाइन, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, और ये इसके बाद 6 क्वेश्चन है टोटल। हम सबसे पहले तो अंडर रूट 2 को करते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम वैसे देखें तो अंडर रूट 2 हमारे पास कैसे आता है,
अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं और उसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करें तो ये आ जाता है √2 इज इक्वल टू √2। ठीक है। अच्छा, इसमें आप अगर देखें तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, ये मैं लगाता हूँ एक लाइन। ठीक है, ये इसके यहाँ पे बन गया 0 1 2 -1 -2 और -3। ठीक है, अगर ये देखें ये 1 है और ये 1, यानी हमें चाहिए पहले 1 यूनिट 0 से 1, और जो हमने प्रोजेक्शन गिराना है उसकी भी लेंथ 1 ही होनी चाहिए, जितनी ये उतनी ही ये होनी चाहिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे बनती है। तो इधर इसको इससे जो ज्वाइन कर देंगे हम। अब ये हमारे पास O है, ये पॉइंट A है, ये हमारे पास B है, इसकी भी लेंथ जो है वो 1 है। ठीक है, और इसकी भी जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, ये भी हमारे पास 1 यूनिट है। तो मैंने ये लिख दिया ताकि आपको इसकी समझ आ सके कि ये इसमें क्या है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें कि ये साइड हमारे पास क्या है 1, ये भी 1 है, और ये एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसके ऊपर हम लगा सकते हैं पैथागोरस पैथागोरस थ्योरम। अच्छा, अगर आप इसमें पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो देखें क्या ये √2 आता है। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि OA यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है आपके पास वो होता है AB प्लस जो हमारे पास आ जाता है AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यानी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम चेक करते हैं तो अगर हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा OA होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2। इसका हम अंडर रूट ले लें दोनों साइडों पे तो ये कैंसिल, तो यानी OA की वैल्यू आ जाती है √2। तो ये अगर आप देखें दिस इज √2। ठीक है, इसका अगर हमने अगर इधर एक जो ये पॉइंट है और एक प्रकार का हिस्सा इधर रखें, दूसरा इधर, और ऊपर से इस तरह अगर हम एक आर्क ड्रा करें ना तो ये ऑलमोस्ट आके यहाँ पे भी गिरेगी, यहाँ पे। ठीक है, और इस इधर इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो इसकी √2 की वो कितनी निकलती है वो चेक कर लेते हैं। ये देखें इसमें √2 की वैल्यू आती है 1.414213 सोन। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे जाके बनता है 1.41, यानी 1 के बाद 0.41 आगे जाना है 2 से, यानी ये काफी पीछे है। तो ये वो जगह है जहाँ पे √2 जो है ना हमारा लाई कर है। हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करके दिखा दिया कि ये √2 कहाँ पे लाई कर रहा है। इस तरह कुछ अगले सवाल करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा और क्लियर हो जाएंगी। तो हम मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब इसके बाद हमने हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो क्या है कि जी आपने √3 को ड्रा करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो इसको मैं ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। ये कुछ एक दो सवाल हम करेंगे तो इससे ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फिर एग्जाम्पल है हम वो भी देख लेते हैं, मैं दोबारा करवा देता हूँ। अब ये है आपके पास √3। अच्छा, अब सबसे पहले तो देखते हैं कि √3 निकलेगा कैसे। ठीक है, अच्छा ये दूसरा, ये हाँ जी, इसमें हम देखते हैं तो √3 हमारे पास आता है। अगर हम अंडर रूट लेते हैं किस चीज़ का, एक तो √2 का स्केयर लें और 1 का स्केयर लें, और ये आपके पास आ जाता है 2 + 1 अंडर रूट, तो ये आ जाता है √3। ठीक है, अच्छा अब ये तो आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको ड्रा कैसे करना है। सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये आ गई नंबर लाइन, इसको हम यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3। अच्छा, ये हमारे पास -1 -2, बस ये लिखनी है, ये जरूर नहीं है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमने √2 को ड्रा करना है। √2 अभी हमने ड्रा किया है तो उसमें हमने 1 यूनिट ये लिया था, 1 यूनिट ये लिया था, तो इसमें हमने जो है ना वो √2 को ड्रा कर लिया था। तो इसमें आप देखें तो ये O है, ये A है, और ये हमारे पास B है, ये एक परपेंडिकुलर। अच्छा, वो हमने ड्रा किया था तो ये हमने जो प्रोजेक्शन गिराया था इस तरह, तो ये यहाँ पे आके गिरा था, यानी ये वो जगह थी जहाँ √2 जिसकी वैल्यू 1.41 वो लाई कर रही थी। अच्छा, हमने इसको 1 करना है यहाँ पे, तो ये लाइन दोबारा जाके टच कर देनी है यहाँ पे, यानी
अब अगर आप देखें तो इसकी लेंथ कितनी बन रही है, ये बन रही है √2 ये वाली, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये आपके पास वही जो 1 वैल्यू हमने पहले ड्रा की थी, तो ये 1 यूनिट ही है, ये भी 1 यूनिट है। ठीक है, अब इसका अगर आप इसके ऊपर वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हमारे पास हमने जो मालूम करना है, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी √3। क्योंकि मैं आपको लगा के भी दिखा दूं, पाइथागोरस थ्योरम इसी तरह ही लगना है, ये जो हमने ऊपर ये पहले ड्रा किया है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये निकलता है। ठीक है, तो इसको अगर आप लगाना भी है आपने, तो ये लगा के देख लें, ये ओ ए, ये बी है, तो ये सी, ये डी, यानी ये ओ बी और ये डी, इसको हमने चेक करना है। तो ओ डी बराबर आ जाएगा ओ बी का स्केयर आना है, और दूसरा बी डी होल का स्केयर। ठीक है, अब ये ओ डी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज है, और इसमें अगर हम ओ बी की वैल्यू पुट करें, ओ बी कितना है, ओ से लेकर बी तक, सी तक 1 यूनिट है, और बी तक √2 है, यानी 1.41 जो हमने निकाला था, √2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 2 + 1, और ओ डी होल स्केयर, अंडर रूट ले लें दोनों साइडों पे, ये इससे कैंसिल, तो ओ डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है √3, तो ये हमारे पास √3 आ गया। और अगर इसका हम प्रोजेक्शन गिराते हैं √3 का, तो ये ऑलमोस्ट गिरेगा यहाँ पे आके, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा √3 लाई करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू हम देखें, कैलकुलेटर से चेक करते हैं, तो √3 की वैल्यू ये 1 पॉइंट इसमें निकलती है, √3 1.73205 ये सोन चलता जाएगा। ठीक है, इससे हम इसकी वैल्यू को डिफाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे √3 ड्रा हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले ना एक इससे रिलेटेड एग्जांपल है पीछे, वो मैं आपको करवा देता हूँ। एग्जांपल में ड्रा करना है हमने √5 को नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अच्छा वो आप चेक कर लें, पीछे आपको नजर आ जाएगी ये, इसको ड्रा अगर हम करें तो ये कैसे होगा, √5 कैसे आता है, 2 का स्केयर लें और प्लस 1 का स्केयर लें, ये आ जाता है 4 + 1, तो ये हो जाता है √5। यानी इसमें हमने, इसको मैं आपको ड्रा कर देता हूँ, 0 1 2। ठीक है, अच्छा हमने पहले तो लेने हैं 2 यूनिट, यानी ये हमारे पास होगी 2 यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है 2। ठीक है, अच्छा अब हमने लेना है 1 यूनिट, ये ऑलमोस्ट बनेगा यहाँ तक तकरीबन, क्योंकि ये इतनी लेंथ है और ये भी इतनी बन रही है, इसको हम ला देंगे ओरिजिन के साथ, ये हमारे पास बन जाएगा √5। ठीक है, ये 1 यूनिट है, और ये हम जब प्रोजेक्शन गिराएंगे यहाँ पे हमारे पास 3 बन रहा है। तो ये जब इस तरह हम प्रोजेक्शन नीचे गिराएंगे, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके हमारा जो है ना वो √5 वो लाई करेगा। इसको वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, √5 की होती है 2.23667, और इससे कोई भी हम वैल्यू इस तरह √5 √7 √9 कोई भी वैल्यू हमें चाहिए वो हम इस तरह इनको निकाल सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो ज़रा आसान है। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है जी, 413। तो इसको हम अगर लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4 3 आर 12 13/3। ठीक है, इसको हम अगर कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं, 13 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर, 13 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ रहा है जी 4.333। तो इसको मुश्किल नहीं है जो ड्रा करना, इसको हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हमारे पास जी 5 है। ठीक है, तो इसमें 4.3, तो ये 4 है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वां ये हो गया। तो 4.3 के ऊपर हमने इसको अगर ड्रा करना है, तो ये यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर जो है ना ये हमारे पास ड्रा हो जाएगा, 4.33 इसको लिख लें, 13/3 कह लें, यहाँ ये 413, ये आपके पास इस जगह के ऊपर ना नंबर लाइन के ऊपर ये जो ना वो लाई करेगा। ठीक है, इस तरह हम इससे अगला सवाल देखते हैं, ये काफ़ी आसान है। तो इस ये भी
इसी तरह इसमें हमारे पास IV क्वेश्चन नंबर 2 का -217 ये बन जाता है 7 2 आर 14 प्लस 15 माइनस का 15/7। अच्छा, अगर हम इसको ड्रा करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 15 को 7 के ऊपर, डिवाइड करना है 7 के ऊपर, ये हमारे पास आ रहा है 2.14 ये माइनस का है। अच्छा, इसको अगर हमने ड्रा करना है तो ये भी बड़ा आसानी से ड्रा हो जाएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये हमारे पास -2 है, ठीक है, ये हमारे पास -3 है। अब -2.14 यहाँ तक तो ये -2 हो जाता है, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये 2.14 है, यानी ये दरमियान में बनेगा 14 यहाँ पे, यानी जो 2.1 और 2.2 के दरमियान वाली जो जगह है ना, यहाँ पे -2.14, या हम इसको कह सकते हैं -15/7, या हम -217, इसको ये वो पॉइंट है जहाँ इस जो है ना ये लाई कर रहा है, यहाँ इसके ऊपर हम ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, 5/8। अच्छा, वो अगर हम करें तो वो कैसे होता है, अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 8 के ऊपर, 0.625, ये भी आसान है, लाइन लगाते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये है 0.625, यानी 0 के बाद और 1 से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 0.6, तो 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.625, यहाँ 5/8 ये हमारे पास लाई कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन है VI, वो हमारे पास क्या है, 2 3 4, 4 2 8, 11/4। अच्छा जी, इसमें हमने 11 को डिवाइड करना है 4 के ऊपर, 2.75, 2.75। अच्छा, अब ये भी इजीली ड्रा हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 2.7 1 2 3 4 5 6 7 ये आपने गिन लेना, तो ये 2.75, या इसमें 11/4 कोई भी चीज़ लिख लेंगे, ये चीज़, तो ये हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि आपने एक्सप्रेस करना है जो फॉलोइंग उसने क्वेश्चंस दिए हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म, यानी हमें वो उसने डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, हमने उसको रैशनल नंबर में लेके आना है कि P/Q की फॉर्म में उसको हम कैसे ला सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल है उसको हम देख लेते हैं, वो क्या है जी, आप देख लें, 0.4, 0.37 और 0.21। हम करते हैं सबसे पहले 0.4 को सॉल्व, ठीक है। हमारे पास 0.4 जो है वो देखते हैं क्या है, 0.4 इसके ऊपर लगा हुआ है बार। मैं इसको कह सकता हूँ, फर्ज करें कि x बराबर है 0.4444 सो ऑन, ये हमारा क्वेश्चन जो ना इक्वेशन 1 बन गई। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये आ सकता है कि हमने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप ये देखें तो ये 0.4 है, अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो हमें डेसिमल की जगह 1 लगाएंगे और जितने हिंसे उतने 0 लगा देते हैं, तो इसका डेसिमल पॉइंट एक जो है ना वो 0 से यानी 10 से खत्म हो रहा है, तो हम इस वजह से इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाता है 10x इज इक्वल टू 4.444 सो ऑन, ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास 2। ये बड़ा आसान सवाल है, इसको अब हमने क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। पहली इक्वेशन को दूसरी में से माइनस कर दें, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.444 सो ऑन, इसको माइनस करना है 0.444 सो ऑन से, यानी 9x बराबर आ जाएगा 4 के, और x बराबर आ जाएगा 4/9, जो कि हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर्म
रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर्म, या आप ये कह सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड जो है ना वो रैशनल नंबर है। ये आप दोबारा एक दफ़ा इसको चेक कर लें, ठीक है। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो की लेंथ वीडियो काफ़ी ज़्यादा पहले ही हो चुकी है, 35 मिनट की एक्सरसाइज भी छोटी सी है। तो बाकी इसमें आप देखें तो दूसरा सवाल 0.37, अच्छा 0.37 वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये आपके पास क्या आएगा, 0.37 ऊपर है बार। हम इसको कहेंगे कि लेट, फर्ज करें कि x बराबर है 0.373737 सो ऑन, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अच्छा 100 से कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम 37 के ऊपर जो साथ जो डॉट है उसको ख़त्म करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 डॉट की जगह जो डेसिमल की जगह और साथ 2 इंच तो ये 0 लगाएंगे तो 100 जो आएगा हमारा, इसको इसके डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम मतलब 100 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 10 से किया था। 100x इज इक्वल टू 37.3737, ये सो ऑन आ जाता है। अच्छा अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.3737 सो ऑन, ठीक है। ये माइनस किससे हो रहा है, 0.3737 सो ऑन से, और ये आपके पास आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 37। तो x इज इक्वल टू 37 ओवर 99 इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर्म या रिक्वायर्ड p ओवर q फॉर्म, जिसका हमारे पास आंसर आ रहा था 0.37। इसके बाद हम चलें आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा इसी का जो यूज नंबर है 3, वो हमारा क्या है 0.21, ठीक है। वो हम देख लेते हैं जी 0.21। अच्छा इसके ऊपर बार लगा देते हैं, फर्ज करें कि x जो आपके पास वो बराबर है 0.212121 सो ऑन, ठीक है। अच्छा ये हमारी इक्वेशन जी 1 आ गई। अब इसमें हम इसको दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीज़न वही है जो पिछले सवाल में बताई है कि डेसिमल नंबर को ख़त्म करने के लिए हमें डेसिमल की जगह 1 लगाना पड़ेगा और साथ अगर 2 इंच हैं तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड किस चीज़ से, बाय 100, ठीक है। इससे हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो अभी आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.2121 सो ऑन, ये इक्वेशन बन गई 2। अच्छा अब इसको हम करेंगे जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दूसरी में से इसको माइनस करना है, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21.2121 सो ऑन, इसको माइनस करना है हमने 0.2121 सो ऑन से, तो ये आपके पास 99x बराबर आ जाएगा 21 के। x इज इक्वल टू 21 ओवर 99 इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर्म, रैशनल नंबर या p ओवर q फॉर्म, जो मर्जी लिख लें, जो भी आपने लिखना है। ये रिक्वायर्ड जो नंबर है जो हमारा, इससे जिसकी फ्रैक्शन हमारे पास जो जिसके जो डेसिमल, जिसका आंसर हमारे पास 0.21 बाहर आ रहा है। अच्छा इसके साथ ही हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो हमारा क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज को ब्रीफली मैंने इससे पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन तो हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हम इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन कौन से हैं। अच्छा हमारे पास सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं इधर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। और इसका जो यूज हम करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो है जी ए प्लस बी प्लस, सॉरी, a प्लस 4 प्लस बी
ये बराबर है a+4+b। अच्छा, अब इनमें क्या करना है हमने, इनमें हमने बताना है कि प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास आ जाती है, ये आ जाता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज पीछे लिखी हुई हैं और मैंने ये बड़े एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से की हुई है। अगर आपने ये वहां से चेक करनी है तो देख सकते हैं, ये एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर होल्ड कर रहा है, यानी एसोसिएशन बन रहा है और प्लस का ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तीन चीजों का तल्लुक बन रहा है, पहले दो चीजें जमा हो रही हैं, फिर इसमें तीसरी को प्लस किया जा रहा है। यहाँ पे जो पहले फर्स्ट हुई है, पहले फर्स्ट को प्लस किया है, यहाँ पे लास्ट टू को प्लस करके फर्स्ट पे ऑपरेट करवाया जा रहा है, लेकिन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अच्छा, इसमें अगर हम देखें हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, मैं इसमें जो है ना कुछ तरतीब से सवाल करूंगा ताकि जरा आपके लिए जरा ज्यादा आसानी हो जाए। पहले मैंने ये वाला सवाल किया, इसके बाद मैं ये वाला सवाल करूंगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8। इसमें हम चलते हैं अपने जो क्वेश्चन नंबर, ये है जी 6B 7 2I। मैं फर्स्ट का किया है मैंने, उसके बाद कर रहा हूँ 7। इसमें ज़रा आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप इसको जो है ना वो अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो ये 4 × 5 × 8। अच्छा, आप अगर इसमें देखें तो दोनों चीज़ें, दोनों सवाल सेम है। इसमें भी एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है, इसमें जो है ना एसोसिएटिव लॉ तो इस्तेमाल हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ, लेकिन ये क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो है ना एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये भी एसोसिएटिव लॉ है लेकिन ये अंडर एडिशन है, ये भी एसोसिएटिव लॉ है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें लास्ट टू डिजिट का एसोसिएशन बन रहा है, ठीक है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है फर्स्ट से। यहाँ फर्स्ट टू का एसोसिएशन बना के उसको फिर लास्ट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के जुज नंबर 2 की तरफ। वो क्या है, √2 सॉरी प्लस √3, ये है जी √3 प्लस √2। इसके अंदर हमारे पास कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है, ये एक तो इसी हम कहेंगे ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ, और ये अंडर एडिशन है, ये एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, जुज नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के। देखिए, मैंने अभी आपको ये वाला सवाल करवाया, उसके बाद दूसरा ये 7वां करवाया, अभी हम दूसरा किया है, हमने ये कॉम्यूटेटिव लॉ है अंडर एडिशन, यानी ये दो चीजें हम अगर √2 को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाएं या राइट से करवाएं, यानी a+b = होता है b+a के, तो इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो हमारा क्या है, ab = b बराबर है ba के। यहाँ भी हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड तो कर रहा है, लेकिन ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलें तो हमारे पास, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो हमारे पास क्या है जी, x - x = 0। ठीक है, x - x = 0, x - x = 0। अच्छा, ये क्या चीज है, अब इसको मैं इस तरह लिखूंगा जी, x प्लस इंटू -x = 0। सो मैं ये कह सकता हूँ -x इज द इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स लॉ अंडर एडिशन। ये इनवर्स प्रॉपर्टी है लेकिन अंडर एडिशन, और इसमें हम ये कह सकते हैं 0, जो इसमें नहीं, वो आगे जाके आगे देखते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर VI, यानी ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। वो भी देखें जरा, 100 × 1 = 100, ये क्वेश्चन है, 100 × 1 = 100। अच्छा, अगर इसमें आप देखें
तो ये हमारे पास 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो हमें मिल रहा है 100। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ लिख लें, प्रॉपर्टी लिख लें, एक ही बात है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसमें अगर आप देखें तो ये वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये आपने याद रख लेना है। चलो इसको पूरा ही लिख देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन। वन क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है, वन एक ऐसा एलिमेंट है, अगर इसको किसी भी जो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी शनाख्त के ऊपर अंडर मल्टीप्लीकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम कहते हैं जी आइडेंटिटी लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया वो है जी क्वेश्चन नंबर 5, और वो हमारे पास क्या है, 16 प्लस 0 बराबर आ जाता है 16 के। अच्छा, ये आपको खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या है जी, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी लॉ लेकिन अंडर एडिशन, इसमें अंडर एडिशन में आइडेंटिटी लॉ। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या चीज है कि जीरो जो है ना एक ऐसा एलिमेंट है, अगर हम इसको किसी भी एलिमेंट के ऊपर अंडर एडिशन ऑपरेट करवाते हैं तो उस एलिमेंट की शनाख्त के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। वो आपने जो क्वेश्चन जिस लिहाज से या वैसे वो आपने चेक कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये कुछ ऑर्डर की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हुई हैं, पीछे वो ऑर्डर प्रॉपर्टी सारी मैंने जो लेक्चर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो वहां से भी अगर आप चेक करना चाहें तो इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी इधर से क्वेश्चन आपने चेक करने हैं तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके जो सवाल हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसमें हमारे पास जो पहला यूज है वो क्या है, -3 लेस देन -1। इसका आंसर जो इन्होंने लिखा हुआ है जी, ये बन जाता है 0 लेस देन 2। और ये कैसे बनता है और इसके अंदर कौन सी जो उन्होंने जो है ना वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, ऑर्डर कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अच्छा, इसको अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाता है, लेट्स सपोज हम इसका सोल्यूशन करते हैं, -3 लेस देन -1। अगर मैं -3 में दोनों साइडों पे +3 ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास 0 लेस देन 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला जो उन्होंने गिवन दिया हुआ है ये बन गया। अच्छा, ये अब अगर आप देखें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। जो एडिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, इसका एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी। इसको ये इधर लिखा हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें नहीं, ये वाली है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, सॉरी इसमें ये वाली है। इसमें क्या है कि अगर ए को हम किसी भी चीज़ को दोनों साइडों पे जमा करते हैं तो उसका जो है ना ऑर्डर, वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते ये है कि वो चीज़ जो है ना वो दोनों साइडों पे जो एलिमेंट जमा हो रहा है वो सेम होना चाहिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये हमारे पास इधर एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है, लेस और इक्वल, लेस और ग्रेटर देन का साइंस यूज होने हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, यानी ये बराबर नहीं, या तो चीज छोटी है या बड़ी है। ठीक है, इनइक्वालिटी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है सेकंड, वो क्या है, ए जो है वो लेस देन है बी के, ये रेसिप्रोकल है। इसको भी मैं बताता हूँ ये कैसे, ए लेस देन बी है, ए जो है वो लेस देन बी है, एंड देन इसका जो आंसर आ रहा है 1/a वो ग्रेट होगा, ग्रेटर देन होगा 1/b के। अच्छा, इसमें अगर आप देखें कि 2 अगर लेस है 5 से, लेकिन अगर मैं 1/2 कर दूं तो वो तो ग्रेटर हो जाएगा 1/5 से। उसकी रीजन ये है कि
1/2 इसको हम डिवाइड करें तो वो आंसर आता है 0.5 और इसका आंसर आता है 0.2। ठीक है, तो इसको अगर हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं 2 और 5 को, पहले मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। ये बनता है 0, ये 1 2 3 4 5, जहाँ जाके 5 बनेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखें ना, 2 जो है वो छोटा है, 5 बड़ा है। ठीक है, लेकिन इस इधर अगर हम देखते हैं तो ये मैं ड्रा करता हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, तो इसमें देखें 0.5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि बड़ा हो जाएगा, 0.2 तो आता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक चीज़ है, उसमें इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी दो चीज़ों के दरमियान इस्तेमाल हुई है, लेस देन या ग्रेटर देन की। अगर हम उस इनइक्वालिटी वाली जो एलिमेंट हमारे पास गिवन होगा, जो भी इक्वेशन, उसको अगर हम रेसिप्रोकल यानी उल्ट कर देंगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलें, तो वो हमारे पास क्या है, अगर आप इसमें देखें तो a लेस देन b देन a प्लस सी लेस b प्लस सी। ठीक है, ये है जी, इफ a लेस देन b, अगर a छोटा है b से, ये इधर ऊपर ही इसका ही है। ठीक है, a लेस देन है b से, देन a प्लस सी वो भी छोटा होगा b प्लस सी से। हाँ ठीक है, ये भी वही एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, एडिटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, इसमें देखें तो ये एक प्लस सी, अच्छा इसको मैं जरा इधर आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 1 <2, मैं दोनों साइडों पे 3 जमा कर देता हूँ, तो फिर भी प्रॉपर्टी में कोई फर्क तो नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 तो फिर भी छोटा ही है 5 से। तो यही उधर का हो कि अगर हम किसी एलिमेंट को दोनों साइडों पे ऑपरेट करवाते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर, तो उसकी प्रॉपर्टी की जो इक्वालिटी है, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमें ऑब्वियसली बात वैसे भी पता है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाता है, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। वी, ये हमारे पास है आई वी, चौथी प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको अगर हम क्या, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अगर ए सी है वो छोटा है बी सी से, एंड सी ग्रेटर देन है 0 से, देन ए देन ए वो भी ए सी लेस देन है बी सी से। सॉरी, अच्छा अब ठीक है, इसको दोबारा ही लिख लेता हूँ ये। अच्छा, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ, ठीक है, इफ ए सी लेस है बी सी से, एंड सी ग्रेटर देन है 0 से, देन देन क्या है, ए लेस देन होगा बी से। अच्छा ठीक है, अच्छा इसको करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपके पास ए सी लेस देन है बी सी, ठीक है, और ये जो सी एलिमेंट है ये ग्रेटर देन 0 है, तो फिर क्या होगा, और अगर ये सी लेस देन 0 है तो फिर आपके पास क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर लेस देन 0 तो ये नेगेटिव वैल्यू से। अच्छा, हम कोई ना कोई इसको डिफाइन, अब मैं कहता हूँ कि ए जो है ना हमारे पास इसमें इक्वेशन में, इसको मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझा दूंगा। मैं कहता हूँ जी कि सी बराबर है 1 के, यानी ये पॉजिटिव, यहाँ सी बराबर है -1 के। अच्छा, और ए और बी की भी वैल्यू ले लेते हैं कोई ना कोई, ए बराबर है 2 के और बी बराबर है जी 3 के। ठीक है। अच्छा, अब अगर इधर हम वैल्यूज को पुट करें तो ए कितना है 2, मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 हो जाएगा, लेस देन बी कितना है 3,
और मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये हो जाएगा 3, यानी 2 लेस देन 3, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यहाँ -1 है, सी कितना है -1, ए को 2 मल्टीप्लाई माइनस करें तो ये -2 है, ये इधर हम करें 3 को -1 से तो ये -3 हो जाएगा। तो अब ये प्रॉपर्टी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस तरह प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब 2 छोटा है 3 से, 2 लेस देन है 3, क्योंकि सी हमारे पास था पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये वाला जो ऑर्डर है, अगर सी पॉजिटिव है तो सेम रहा है, लेकिन अगर हमारे पास सी नेगेटिव हुआ है तो हमारे पास इसका और इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया। यानी अगर लेस देन था और सी नेगेटिव हो गया, जो हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वजह से हमारे पास जो ऑर्डर है, अगर लेस था तो वो ग्रेटर हो गया, और अगर वो ग्रेटर होगा तो वो लेस हो जाएगा। लेकिन अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऑर्डर के ऊपर कोई प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास था क्वेश्चन 4। अच्छा, 5 भी मैं इधर ही आपको कर देता हूँ, वो भी सेम ही है जो मैंने आपको चीज बताई है, इसी वजह से बताई है कि अगर ए सी होगा लेस देन बी सी के, एंड सी जो है वो होगा लेस देन 0, यानी नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये हमारे पास जी नेगेटिव है। तो अगर ए सी लेस देन बी सी है तो इसका ऑर्डर चेंज होके ए ग्रेटर हो जाएगा बी से, यानी इसका जो ऑर्डर है वो अगर लेस है तो ये ग्रेटर हो जाएगा अगर सी नेगेटिव है। ये मैंने इधर इसी वजह से आपको ये करके बता दिया। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी बन जाएगी। इसमें अब हमारे पास ये देख लें एक दफा सारा, ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के जो 1 2 3 4 5 यूज हमने इसमें कर लेंगे। इसमें एक रह गया, वो मैं इधर आपको बता देता हूँ। वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो वो कह रहा है कि अगर इधर ए जो है वो बड़ा है बी से, और ए इज इक्वल टू बी है, और ए लेस है बी से, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये है जी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम है ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। और इसके अंदर है क्या कि जी अगर आपके पास दो चीजें, मैं कोई किसी भी चीज अगर आपने उनको कंपेयर करना है, तो यहाँ तो वो चीज बड़ी होगी, यहाँ वो चीज बराबर होगी, यहाँ वो चीज छोटी होगी। तो ये चीजें हमें वैसे ही पता है कि ऐसे ही है, क्योंकि अगर दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ तो वो छोटी हो सकती है, या वो बड़ी हो सकती है, या वो दोनों बराबर हो सकती है। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी। यानी इसमें जो इनइक्वालिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें इक्वल भी आ रहा है, ये वैसे इसका नाम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इनइक्वालिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक इक्वल है, दो जो लेस और छोटी, एक बड़ी है एक छोटी है, इसका नाम होता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद हम जा रहे हैं अपने क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो भी आसान है, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, इंसर्ट, हमें दो नंबर गिवन है, हम इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दो नंबर गिवन है, उसमें हमने देखना है कि इसके दरमियान रैशनल और नंबर जो है ना वो हमने लिखने हैं, ए एंड 1/4। सबसे पहले तो मैं ये चीज बता दूं कि जो दो नंबर्स हैं उनके दरमियान इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये 1/3 एंड 1/4 हमारा पहला सवाल है। अच्छा, इसको अगर हम करें तो ये हमारे पास कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व, इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो ये हमारे पास बनेगा, हमने निकालना है फर्स्ट रैशनल नंबर। इजी है, हमने इनकी एवरेज ले लेनी है। हमने इसको क्या करना है, 1/3 प्लस 1/4, इसको हम करेंगे 2 के ऊपर डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बनेगा 12, ठीक है। 3 4 और 4 3, तो ये हमारे पास 7/12, ये 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा 4 प्लस ये 7/12 डिवाइड जब होगा 2 से,
तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ये हमारा पहला रैशनल नंबर आ गया। अगर हमने दूसरा निकालना है सेकंड रैशनल नंबर, वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक तो 7/4 24 एंड 1/4 को। ठीक है, इससे हमारा निकलेगा सेकंड रैशनल नंबर। तरीकाकार फिर वही है, हम लेंगे एवरेज 7/24 प्लस 1/4 डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो ये आपके पास आ रहा है। इसका हम लेते हैं एलसीएम, इधर कर लेते हैं, इसका हम लेते हैं एलसीएम। कितना इस इक्वेशन का एलसीएम आ रहा है 24, ये 7 आ गया, प्लस 4 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। चलो ये भी एक दफ़ा लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ये इसके बाद ये वाला आ रहा है, तो ये 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 13/48। यानी हमने पहले दो नंबर की एवरेज ली, ये रैशनल नंबर आ गया। फिर जो रैशनल नंबर आया और दूसरा नंबर हमने उसको इस्तेमाल किया, यानी 7/24 और 1/4, तो हमारे पास ये दो रैशनल नंबर आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि 7/24 एंड 13/48 इज आवर टू रैशनल नंबर बिटवीन किस किस के दरमियान 1/3 एंड 1/4। दूसरा हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का 6 का दूसरा जुज, 2 नहीं, दो ये 2 दूसरा लिख देता हूँ, रोमन काउंटिंग वाला 3 एंड 4। ये भी आसान है, पहला निकालना है तो 3 + 4/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/2। ठीक है, ये आपके पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। सेकंड निकालना है तो वो निकलेगा 7/2 एंड 4 से। वो कैसे निकलेगा? 7/2 + 4, इसको डिवाइड करना है हमने 2 के साथ, तो ये आपके पास 2 आ गया, 7 आ गया, प्लस 8 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 था, तो ये फिर 2, तो ये आपके पास 15/4। तो ये एक नंबर आपके पास आ गया 7/2 एंड 15/4 इज आवर टू रैशनल नंबर बिटवीन किस किस के दरमियान, 3 एंड 4 के दरमियान। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका है जी, क्वेश्चन नंबर 6 का जुज नंबर 3। वो क्या है? 3/5 एंड 4/5। सिंपल वही चीज, अब मैं जरा इसको ऐसे ही कर देता हूँ, आपको समझ तो आ चुकी होगी। 3/5 + 4/5। ठीक है, इसको आप करें 2 के ऊपर डिवाइड, ये आपके पास क्या बनता है? ये 5, 3 + 4 और ये ओवर 2 ही आएगा। तो इसके बाद हम करेंगे तो ये 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये बनेगा 7/10 इज आवर फर्स्ट रैशनल नंबर। अगर हमने सेकंड निकालना है तो वो निकलना है जी 7/10 एंड 4/5 के जरिए। 7/10 + 4/5। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है 2 के ऊपर, इसकी यानी एवरेज निकालनी है दोनों की। एवरेज का जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एवरेज निकलेगी। अब ये हमारे पास 10 और 5 एलसीएम 10 आ गया, ये 7 + 5 2 = 10 और यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो अब ये लहदा जो इसके साथ डिवाइड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 15/20। ये हमारे पास आ गया दूसरा नंबर। इसको हम लिख सकते हैं 3/4 लिखना है वो लिख दें, ये भी लिखा रहने देंगे भी, ठीक है। तो 3/4 एंड 7/10 is our two rational number between 3/5 and 4/5। और ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है ना वो एंड हो गई है। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम मिलेंगे इससे अगली वीडियो में, नेक्स्ट जो हम करेंगे। तो उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर किसी को कोई भी सवाल हो या कोई मसला हो तो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको जितना हो सके उसके मतलब मैं गाइड कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।